बचपन में माँ हमेशा डांटती थी कि पानी में उंगलियां मत डालना, पानी गंदा हो जाएगा। पर क्या आज हम जो पानी पी रहे हैं वो साफ है? क्या उसमें कोई अशुद्धि नहीं? आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में। जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव, उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधरन ने और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। और मैं हूँ आरजे सनी। दोस्तों, पानी साफ है या नहीं ज्यादातर हम देख करके बताते हैं, पर क्या वाकई में पानी की पारदर्शिता, रंग इत्यादि को देख करके हम बता सकते हैं कि पानी शुद्ध है या अशुद्ध? बिल्कुल भी नहीं। कई बार पानी में रोगाणु या जहरीले पदार्थ हो सकते हैं। कई बार अनावश्यक मात्रा में लवण भी घुले हुए होते हैं, जो बहुत सी बीमारियों को जन्म देते हैं और हम इन्हें अपनी आंखों से नहीं पहचान सकते। चलिए, फिलहाल आज का ये मुद्दा आपके काम का है, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में विषय है जल में मिली फ्लोराइड की अशुद्धि और उसके दुष्परिणाम, जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं इस विषय के विशेषज्ञ सिविल इंजीनियर ललित शर्मा और इंटरव्यूअर हैं चित्रा शर्मा जी। नमस्कार ललित जी, एक बार फिर जुड़ने के लिए। और पिछले कुछ एपिसोड में जैसे हम बात करते आ रहे थे पानी के बारे में, खारा पानी, और उसके बाद हमने फ्लोराइड के बारे में जानकारी ली आपसे। इस एपिसोड में हम फ्लोराइड के बारे में ज़्यादा जानना चाहेंगे कि फ्लोराइड क्या होता है। और जैसे आप बोल रहे थे कि फ्लोराइड से लोगों के जोड़ों में दर्द होता है, दांतों में धब्बे होते हैं, तो इसका क्या कारण है, ये सब क्यों होता है? तो आप हमारे श्रोताओं को इस बार फ्लोराइड के बारे में बताइए और कितना डेंजरस और हार्मफुल होता है। FM 24 भिवाड़ी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। तो ठीक है, अभी हम चर्चा करते हैं कि फ्लोराइड क्या है, क्यों होता है और इसके हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रतिकूल प्रभाव होते हैं। तो फ्लोराइड एक ऐसा रासायनिक तत्व है जो मुख्यतः जमीन के अंदर जो पथरीली चट्टानें होती हैं उनमें पाया जाता है, और जब पानी इन चट्टानों के संपर्क में आता है तो पानी में ये घुल जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्राकृतिक ही होता है, हमारे बहुत सारे इस तरह के कार्यकलाप होते हैं, खास तौर पर औद्योगिक प्रक्रियाएं हैं या हमारे खेती में इस्तेमाल होने वाले कुछ रासायनिक तत्व ऐसे हैं जिनके अंदर ये होता है, और उसके माध्यम से भी ये ज़मीन के अंदर जाता है और वहाँ से ये पानी में मिलता है। अब अगर देखा जाए तो ये पानी जो फ्लोराइड युक्त है, तो ये हमारे शरीर में फ्लोराइड का एक स्रोत है। इसके साथ साथ हमारे खान पान में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फ्लोराइड को हमें शरीर में पहुंचाती हैं। जैसे सुपारी एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर फ्लोराइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। अच्छा। चाय को अगर आप बहुत ज़्यादा उबालते हैं तो चाय के अंदर फ्लोराइड होता है, उसके माध्यम से भी ये फ्लोराइड हमारे शरीर में जाता है। कई फैक्ट्रियों में कुछ ऐसे रसायन इस्तेमाल होते हैं जिससे कि ये हवा के अंदर भी आता है, और हवा के माध्यम से भी इसको हमारे शरीर में जाने का रास्ता मिलता है। तो अगर आप टूथपेस्ट जो इस्तेमाल करते हैं, आप अगर टूथपेस्ट को देखें तो टूथपेस्ट के ऊपर एक लाल, हरी या काली पट्टी, छोटी सी पट्टी दिखाई देगी पीछे की तरफ। अगर ये पट्टी हरी है तो आप समझिए कि वो सुरक्षित है, लेकिन अगर वो काली या लाल है तो इसका अंदर, उसके अंदर रासायनिक तत्व मौजूद हैं और ज़्यादा मात्रा में मौजूद हैं, और उसमें संभावना ये है, क्योंकि
जो हमारा टूथपेस्ट होता है उसमें फ्लोराइड इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा झाग देता है। तो उसमें भी संभावना है कि फ्लोराइड हो, तो वो भी हमारे लिए हानिकारक है। तो ये आप कर सकते हैं कि जो टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उसको देख लें आप कि उसके ऊपर हरा निशान लगा है, काला है या लाल है। लाल वाला तो आप हमेशा अवॉइड करें तो अच्छा होता है, हरा वाला सबसे अच्छा है। चलिए, ये तो हमने देखा कि पानी में या हमारे शरीर में फ्लोराइड कैसे कैसे आता है। अब ये फ्लोराइड जो पानी के साथ या खाने के साथ या दूसरे किसी रास्ते से हमारे शरीर में गया, तो ये करता क्या है, कैसे ये हमें नुकसान पहुंचाता है। अगर उसको समझने की कोशिश करें तो फ्लोराइड एक ऐसा तत्व है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ मिलकर अपनी जोड़ी बनाता है। और जब तक ये कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ नहीं मिल जाता, तब तक इस तरह से समझिए कि कोई आदमी बेचैन रहता है, वो इसका हाल होता है। तो जैसे ही इसको हमारे शरीर में कैल्शियम मैग्नीशियम मिलता है तो ये जोड़ी बना के और फिर ये शांत हो जाता है। अब कैल्शियम और मैग्नीशियम हमारे शरीर में कहाँ है? जैसे ही हम कुछ खाते हैं या पीते हैं तो ये हमारे पेट में, हमारा जो पाचन तंत्र है उसमें जाता है, और वहाँ पर यदि कोई कैल्शियम मैग्नीशियम उपलब्ध है तो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। लेकिन होता क्या है, हमारे खाने पीने में कैल्शियम मैग्नीशियम कहाँ से आता है? तो मुख्यतः दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों में ये आता है। अब हम कहेंगे कि हम तो दिन में 1 गिलास दूध पीते हैं तो हमें तो फ्लोराइड की समस्या नहीं होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है साहब। आपने अभी सुबह दूध पिया तो ज़्यादा ज़्यादा वो 2 घंटे 3 घंटे आपके पाचन तंत्र में रहा, उसके बाद वो आगे चला गया। तो अब पीछे से जो फ्लोराइड का पानी आ रहा है तो वो फ्लोराइड के लिए तो कैल्शियम मैग्नीशियम मिला नहीं, तो अब वो पाचन तंत्र से आगे बढ़ेगा। अब आगे जाएगा तो वो कहाँ जाएगा? तो आगे वो हमारे खून में मिक्स होगा, और जब खून में फ्लोराइड का लेवल बढ़ता है तो फिर वो पूरे शरीर में आगे जाता है। तो अब आगे जाके वो देखता है कि कैल्शियम कहाँ है, वहाँ पे ढूंढता है। तो आगे वो हमारा जो मांसपेशियाँ हैं उनमें जाता है, मसल्स जो हैं हमारे वहाँ पे जाता है, और मसल्स में ऊपर कैल्शियम और मैग्नीशियम उपलब्ध होता है, वहाँ पर वो जोड़ी बनाता है। अब दिक्कत ये है कि जब हमारी मांसपेशियों में फ्लोराइड पहुँचता है और कैल्शियम के साथ रिएक्ट करता है तो हमारी मांसपेशियाँ जो हमारे मसल्स हैं वो कड़े हो जाते हैं। तो जब वो कड़े हो जाते हैं तो उनको मूवमेंट में, उनको मोड़ने में आपको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो अब हार्ड हो चुके हैं। अब मांसपेशियों में भी कैल्शियम मैग्नीशियम एक सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है, लेकिन अगर फ्लोराइड पीछे से फिर भी आते चला जा रहा है और वो मांसपेशियों वाला जो कैल्शियम मैग्नीशियम है वो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो चुका है, तो अब ये आगे हड्डियों तक पहुंचता है। और हड्डियों में जब पहुंचता है तो हड्डियों के बीच में भी कैल्शियम मैग्नीशियम है, वहाँ उसके साथ इसकी प्रक्रिया होती है, तो उससे हमारी जो हड्डियाँ हैं वो हार्ड होनी शुरू हो जाती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि इसकी वजह से हड्डियाँ जो हैं टेढ़ी होनी शुरू हो जाती हैं। हमारे जो जोड़ हैं, जैसे घुटने का जोड़ है या कोहनी का जोड़ है या गर्दन है, वहाँ पर उन जोड़ों के ऊपर जब हड्डी के कैल्शियम के साथ ये रिएक्ट करता है तो वहाँ पर जोड़ में कुछ जमाव होने लगता है इसका, या कुछ और दूसरी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से जोड़ पूरी तरह से चल नहीं पाते, और उसका परिणाम ये होता है कि हमें चलने फिरने में या सीधा खड़े होने में भी कई बार परेशानी होनी शुरू हो जाती है, दर्द होता है। हाँ, ऑर्थराइटिस का एक बड़ा कारण ये भी है कि हमारे पानी में फ्लोराइड है और उसकी वजह से ये हमारे जोड़ों में दर्द होता है। और कई बार तो ये होता है कि डॉक्टर्स भी इस चीज़ को पहचान नहीं पाते कि ये ऑर्थराइटिस है या पानी की कमी की वजह से ये जोड़ों का दर्द हो रहा है। तो अब हमें
जैसा मैंने पहले कहा था कि कैल्शियम हमारे पाचन तंत्र में रहे, तो उसके लिए हम थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा कि अगर आपको दिन में 1 गिलास दूध पीना है तो उसको 2-3 बार करके पिएं, ताकि हमारे पाचन तंत्र में ज़्यादा समय कैल्शियम और मैग्नीशियम उपलब्ध रहे। तो इस तरह से आप इसके बचाव कर सकते हैं। ठीक है, बचाव के, क्योंकि उसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके लिए हम बाद में बात कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ एक चीज़ और होती है कि यही फ्लोराइड हमारे को अगर पाचन तंत्र में ज़्यादा देर रुकता है तो उसकी वजह से हमारी आंत जो होती हैं उनमें जो पोषक तत्व होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जिसको माइक्रोविली बोलते हैं, जिनके माध्यम से पोषक तत्व जो है वो शरीर ग्रहण करता है। वो एक तरह से पैरालाइज हो जाते हैं। अगर वो पैरालाइज हो जाते हैं तो हमें जो खाना खा रहे हैं उससे सारा का सारा पोषण हम नहीं ग्रहण कर पाते। कई बार आप देखेंगे कि लोग कहते हैं कि खाता तो बहुत कुछ है पर लगता नहीं साहब। वो इसीलिए क्योंकि अगर फ्लोराइड के एरिया में आप रह रहे हैं और आप फ्लोराइड की वजह से आपकी आंत के जो पोषण ग्राह्य तत्व हैं वो प्रभावित हैं, तो वो उस पोषण को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो वो फिर हमें जो है कुपोषण की तरफ लेके जाता है। इसके साथ साथ कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जिनको स्नायु या तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग कह सकते हैं आप, और उसमें हमें सबसे बड़ा जो होता है कि हमारी जो बौद्धिक विकास है वो पूरी तरह से नहीं हो पाता। कुछ लोगों को एक तरह से दिमागी विकास जो है वो पूरा नहीं हो पाता, तो इस तरह का भी फ्लोराइड की वजह से हो सकता है। ललित जी, जैसा आपने बोला कि दिमागी विकास नहीं हो पाता है, लेकिन ये क्या कारण है कि कुछ बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वो थोड़ा सा मतलब उनका विकास ठीक नहीं होता है? क्या ये फ्लोराइड का ही ये एक रीज़न हो सकता है कि माँ ने ठीक से, या माँ के अंदर फ्लोराइड का मात्रा ज़्यादा हो? हाँ, इसकी संभावनाएं हैं कि अगर माँ फ्लोराइड युक्त पानी पी रही है, उसके खान पान में फ्लोराइड वाली चीज़ें हैं, तो उनके जो ब्लड में, खून में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है तो उसका प्रभाव बच्चे पर पड़े। लेकिन इसके और कुछ कारण भी हो सकते हैं, पर अगर हम अपने भिवाड़ी क्षेत्र की बात करें जहां पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, वहां इसके होने की संभावना काफ़ी अधिक है। पानी तो पीना ज़रूरी है और फ्लोराइड का मात्रा भी ज़्यादा, तो कैसे लोग न्यूट्रलाइज करें ये चीज़ को? थोड़ा आप इनको, हमारे श्रोताओं को बताइए इसके बारे में भी। स्पेशली ये प्रेग्नेंट विमेन के लिए मैं ज़्यादा ये सवाल पूछना चाहती हूँ। इसके बारे में हम अलग से भी चर्चा करेंगे कि क्या क्या उपाय हो सकते हैं जी। पर एक चीज़ तो मैं आज आपको ज़रूर बताऊंगा कि अगर आपके पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, पहली चीज़ तो इसका पता कैसे चले जी। तो पानी की जांच कराने के बाद ही पता चलेगा, या हमारे जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वहाँ उनके पास रिकॉर्ड होते हैं कि कहाँ पे पानी के में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, कहाँ नहीं है। तो हम ये देखें कि हम किस स्रोत का पानी पी रहे हैं और उस स्रोत में फ्लोराइड की मात्रा अधिक तो नहीं है। अगर उस स्रोत में पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है तो हम कोशिश करें कोई ऐसा सुरक्षित, फ्लोराइड सुरक्षित स्रोत जो है उससे पानी लेके उसको पीने का कोशिश करें। साथ ही जैसे आपने प्रेग्नेंट वुमन के बारे में बात की, तो उनके लिए मेरी सलाह यही रहेगी कि वो दूध को ज़्यादा इस्तेमाल करें, और उसकी ऐसा नहीं कि पूरा गिलास भर के पिएं, आधा कप भी आप हर 2 घंटे में पीते रहें तो उससे काफ़ी सुरक्षा आपको मिलेगी।
चाहे वो दूध हो, दही हो, पनीर दूध, हो, कुछ दही, पनीर सब में आपको वो फायदा मिलेगा, क्योंकि सभी में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा मिलेगी आपको। ललित जी, समय की कमी के कारण और समय हो चला है, तो मैं एक सवाल पूछना और चाहूँगी। क्या आप जानते हैं ब्लैक वाटर क्या होता है? आजकल काला रंग का पानी लोग बहुत पीते हैं, कहते हैं इट इज़ हाई इन मिनरल, तो वो कितना सेफ है? देखिए, ब्लैक एल्कलाइन वाटर, एक तरह से ये कहना तो गलत होगा कि वो सुरक्षित नहीं है, अच्छा है, लेकिन इतना कॉस्टली पानी हमारे आम आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, एक उपाय है कि आप उसके बराबर ही कुछ भी ज़्यादा खर्च किए बिना वैसा पानी अपने घर में भी बना सकते हैं। वो कैसे? आप खीरा, नींबू या मौसमी, तरबूज, इस तरह के जो एल्कलाइन नेचर के फल हैं, उनके अगर कुछ स्लाइसेस 3-4 टुकड़े काट के पानी में डाल दें और 4-6 घंटे वो पानी में पड़े रहें, तो वो पानी एल्कलाइन हो जाता है। और उस पानी को आप पिएं, वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। पर ये ध्यान रखें कि ये पानी आपको खाना खाने के पहले या 1 घंटे बाद, 1 घंटा पहले 1 घंटे बाद तक ये पानी नहीं पीना है, क्योंकि हमारा खाना जितना भी होता है वो एक तरह से अम्लीय होता है, और अम्लीय खाने को पचाने में अगर ये पानी पिएंगे तो दिक्कत आएगी। लेकिन इस 1 घंटे के समय को बचा के ये पानी पीते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य को फ़ायदा करेगा। ललित जी, थैंक यू वेरी मच, और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत अच्छे तरीके से, जैसे मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी बताया कि हमारी श्रोता आपसे बहुत अच्छे से कनेक्ट करती है और वो सब कुछ इतने आसानी से आप समझाते और वो समझ जाते हैं। लेकिन समय के अभाव के कारण हम ये एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं और जल्दी आपको अपने अगले एपिसोड के लिए आमंत्रित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कुछ कहना हो तो आप जाते जाते कुछ कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बस इतना ही मैं कहूँगा कि जो भी पानी पी रहे हैं, कम से कम किसी भी तरह से अगर आप सुनिश्चित कर सकें कि वो पानी पीने के लिए सुरक्षित है तो बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। वैसे दोस्तों, ज़्यादातर बातें तो आपको पता चल ही चुकी हैं, पर एक और काम की बात मैं आपको बताता हूँ, पानी से जुड़ी हुई। WHO के मुताबिक पेयजल ऐसा होना चाहिए जो स्वच्छ, शीतल, स्वाद युक्त और गंध रहित हो। साथ ही उसकी pH वैल्यू 7 से 8.5 के मध्य में होनी चाहिए। पर दोस्तों, दुख की बात यह है, हमारे देश में कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ के पानी की pH वैल्यू इस वैल्यू से मैच नहीं करती, यानी कि पेयजल के मानकों से मैच नहीं करती। और इसका परिणाम ये होता है कि हर साल भारत में करीब 1.36 मिलियन बच्चों की मौत हो जाती है। इसमें करीब 2 लाख बच्चों की मौत डायरिया के कारण की वजह से होती है। हालांकि भारत में शिशु मृत्यु दर में लगातार निरंतर कमी आ रही है, पर फिर भी WHO के 2012 के आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक साल 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु में 11% मृत्यु डायरिया की वजह से होती है, जिसका एक मुख्य कारण दूषित पानी है। आज के इस कार्यक्रम को सुनने के बाद मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आप अच्छी तरह से सब समझ चुके हैं कि जल में मिली फ्लोराइड की अशुद्धि क्या होती है और इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। साथ ही पानी के बारे में आपकी समझ और भी बेहतर हुई होगी। पर आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा ये बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा fmbhiwadi@gmail.com पर। अभी के लिए मैं चल रहा हूँ और चलते चलते हमारे दोनों मेहमान चित्रा शर्मा और इस विषय के विशेषज्ञ ललित शर्मा जी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारियों को साझा करने के लिए। मैं हूँ RJ सनी और आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर प्रसारित इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव को। आप सुन रहे हैं 90.8